हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फैलेसीज़ के क्वेश्चन। तो आज हम सिर्फ फैलेसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और जो रीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, नो डिज़ाइनिंग पर्सन आर टू बी ट्रस्टेड। आर्किटेक्ट्स आर पीपल हु मेक डिज़ाइंस, देयरफॉर आर्किटेक्ट्स आर नॉट टू बी ट्रस्टेड। तो पहला सेंटेंस ये कहता है कि कोई भी डिज़ाइनिंग पर्सन यानी कि कोई भी कॉन्स्पिरेसी करने वाला पर्सन या कोई कनिंग या चालाक पर्सन, उसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अब आर्किटेक्ट जो है वो डिज़ाइंस बनाते हैं। डिज़ाइन का मतलब यहाँ पर होगा कि घर की या किसी ऑफिस की डिज़ाइन बनाने वाले, उसका नक्शा बनाने वाले, और इसलिए दोनों को मिलाकर इन्होंने लिख दिया लास्ट में कि आर्किटेक्ट को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्विवोकेशन का ये एग्जाम्पल। वो ऐसे कि एक ही वर्ड होता है इक्विवोकेशन में और उसके एक ही वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग्स यहाँ पर निकल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शी कैनॉट बी रशियन। शी लुक्स लाइक अ फैशन मॉडल बट ऑल रशियन वुमेन आर स्टॉकी विद बिग मसल्स एंड थिक एंकल्स फ्रॉम ऑल दैट फार्म वर्क दे डू। कि वो एक लेडी है, वो रशियन नहीं हो सकती क्योंकि वो फैशन मॉडल की तरह लगती है, और जितनी भी रशियन वुमेंस होती हैं वो मसल्स वाली और मतलब बॉडीली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और उनके एंकल्स जो हैं वो थिक होते हैं क्योंकि वो फॉर्म में वर्क करती हैं। अब यहाँ पर उसकी बॉडी से या उसके अपीयरेंस से जो ये कंक्लूजन निकल रहा है ये गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है रशिया में रहने वाली हर एक लेडी ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या मसल्स वाली हो। तो यहाँ पे हैस्टी जनरलाइजेशन का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल वर्क्स ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बी रीड इन अ डे। कि जितने भी शेक्सपियर के वर्क हैं उनको एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। सही है, क्योंकि एक दिन में पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है। देयरफॉर द प्ले हैमलेट विच वन ऑफ द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बी रीड इन अ डे। कि एक और वर्क है शेक्सपियर का जिसका नाम है हैमलेट, एक प्ले है, एक ड्रामा है, तो उसको भी एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। तो फर्स्ट एग्जाम्पल या फर्स्ट जो सेंटेंस है उसी को मैच करके सेकंड सेंटेंस बनाया है, यानी उसी को डिवाइड कर दिया है। एक ब्रॉडर डिवीज़न किया कि शेक्सपियर की ये प्ले है, अब उसमें हैमलेट भी आ जाएगा, मैकबेथ भी आ जाएगा, ओथेलो भी आ जाएगा, रोमियो जूलियट भी आ जाएगा। तो अब इन 10 प्ले को पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ हैमलेट को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ तो रॉन्ग है। तो ये ऊपर ये कंपोजिशन हो जाएगा और नीचे जो इस बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ें बन रही हैं तो ये डिवीज़न हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर है फैलेसी ऑफ डिवीज़न। आगे है नेक्स्ट, ही इज़ ऑलरेडी रिच एंड पावरफुल सो ही कैनॉट बी गिल्टी ऑफ यूजरी एंड एक्सटॉर्शन। कि वो एक पर्सन है, वो काफ़ी ज़्यादा रिच है और पावरफुल है और उसको गिल्टी यानी कि दोषी नहीं ठहराया जा सकता। किसके लिए? यूजरी यानी मनी लैंडिंग के लिए, और एक्सटॉर्शन जो है वो पैसे निकालने के लिए, जो पैसे उधार दिए जाते हैं, लैंड किए जाते हैं, उनको वापस लेने वाला, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर पैसे देने वाला पर्सन ऐसा यूजरी और एक्सटॉर्शन करने वाला होता है। तो अब जो यहाँ पर ये बता रहा है कि रिच पर्सन या पावरफुल पर्सन है तो उसको इस वजह से गिल्टी नहीं कर सकते या दोषी नहीं ठहरा सकते, तो ये हैस्टी जनरलाइजेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा या फिर इररेलेवेंट कंक्लूजन का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि ये जल्दबाजी में हम डिसीजन ले रहे हैं, ना हम कोई तर्क वितर्क कर रहे हैं उसमें, ना कोई थॉट्स ले रहे हैं। आगे है नेक्स्ट, नो अलायंस ऑफ नेशंस कैन बीट अमेरिका बिकॉज नो सिंगल कंट्री इज़ एज पावरफुल एज शी। कि अलायंस का मतलब होता है ग्रुप या समूह है, तो कोई भी नेशंस का ग्रुप अमेरिका को बीट नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी सिंगल कंट्री जो है वो अमेरिका की जितनी पावरफुल नहीं है। अब यहाँ पे समझिएगा कि अलायंस यानी ये छोटे छोटे देश हैं, इनके ग्रुप्स बन गए 4 के, और ये चारों देश भी क्या मिलकर एक है अमेरिका, इसको हरा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक कंट्री वो अमेरिका की जितनी पावरफुल नहीं है, तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि सारी कंट्री मिलकर भी अमेरिका को नहीं हरा पाएंगी। तो यहाँ पर पहले हमने पढ़ा था डिवीज़न और यहाँ पर हो जाएगा कंपोजिशन का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बन रही है अलायंस या ग्रुप। आगे है,
द मोर आवर्स पर वीक अ चाइल्ड स्पेंड्स इन स्कूल द मोर ही विल लर्न, कि जितना बच्चा एक स्कूल में टाइम स्पेंड करेगा उतना ही वो ज़्यादा सीखेगा। तो यहाँ पे जो तर्क ले रहा है कि जो ज़्यादा पढ़ेगा या जो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा वो उतना ही ज़्यादा सीखेगा। कोई ज़रूरी नहीं है इसका, तो ये फॉल्स एनोलॉजी हो जाएगी, क्योंकि कोई पर्सन ऐसा होता है जिसका माइंड बहुत ब्रिलियंट होता है और वो एक ही बार में सीख जाता है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 4 बार बताने पर भी नहीं समझ पाते। आगे है द एंड ऑफ अ थिंग इज़ इट्स परफेक्शन, सिंस यहाँ पर सिंस होना चाहिए, और लव हैज़ रीच्ड इट्स परफेक्शन इट मस्ट बी इट्स एंड, कि किसी भी चीज़ का परफेक्शन जो है वो क्या होता है, एंडिंग होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ परफेक्ट हो जाती है तो वो एंड हो जाती है। अब हमारा लव जो है वो भी परफेक्शन को रीच कर गया है, तो इसका मतलब ये भी अब ख़त्म होने वाला है। तो अब जो लिखने वाला है या जो बोलने वाला है वो ये समझ रहा है कि पहला एंड जो है वो, इसका एग्जाम्पल तो ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब है गोल, या किसी भी अपना अल्टीमेट जो मोटिव होता है किसी चीज़ तक पहुंचने का, वो हो गया। और जो यहाँ पर सेकंड वाली लाइन में जो एंड है इसका मतलब हो जाएगा फिनिश या ख़त्म। तो यहाँ पर गोल को और एंड को, हम दोनों चीज़ों को एक समान नहीं मान सकते। तो 2 वर्ड्स हैं और उनके दोनों के अलग अलग मीनिंग्स निकल रहे हैं। तो जो पहला फर्स्ट एग्जाम्पल हमने पढ़ा था इक्विवोकेशन का, वो यहाँ पर सिमिलर हो जाएगा। आगे, एवरी इंसिडेंट इन दिस स्टोरी इज़ वेरी नेचुरल एंड प्रॉबेबल, therefore the story itself is natural and probable, कि हर एक इंसिडेंट जो स्टोरी में होता है वो नेचुरल और प्रॉबेबल है, इसलिए स्टोरी भी क्या है, नेचुरल और प्रॉबेबल होगी। तो अब यहाँ पे इसको ऐसे समझिए कि वही चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें हर एक चीज़ कंपोजिशन है, और हर एक चीज़ क्या है, नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, लेकिन वो पूरी चीज़ जो कंप्लीट हो रही है वो नेचुरल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर कंपोजिशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे है 9th, आई कैन अफोर्ड अ पर्स, ए फाउंटेन, अ पेन, ए बाइसिकल, अ पियानो, कि मैं अलग अलग चीज़ें ले सकता हूँ, एक फाउंटेन ले सकता हूँ, एक पेन, बाइसिकल, पियानो खरीद सकता हूँ। देयरफॉर आई कैन परचेज ऑल, और इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ। तो ये वापस से कंपोजिशन का ही एग्जाम्पल हो जाएगा सेकेंड वाला। कैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, चार चीज़ें बताई, और फिर वो कह रहा है कि मैं चारों चीज़ें एक साथ भी खरीद सकता हूँ। अब हो सकता है उसके पास में एक फाउंटेन के पैसे हों, एक पेन के भी पैसे हों, या फिर फाउंटेन की जगह पे वो एक बाइसिकल ले ले, या बाइसिकल ना लेकर एक पियानो ले ले। लेकिन कोई ये ज़रूरी नहीं है कि उसको सब चीज़ें खरीदने की उसकी हैसियत हो या उसके पास में मनी हो। तो यहाँ पे सेकंड या कंपोजिशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नेसेसरी फॉर इंडिया, देयरफॉर एवरी इंडियन शुड स्टडी इंग्लिश, कि अब यहाँ पे ऐसे समझिए कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और इंडिया को इंग्लिश सीखनी है। अब इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, आप भी रहते हैं, मैं भी रहती हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि मुझे इंग्लिश आए, उसको भी इंग्लिश आए, इसको भी इंग्लिश आए। तो ये ब्रॉडर चीज़ है और इसका डिवीज़न करके स्मॉलर में रेफ़र कर रहे हैं कि हर एक इंडियन को सीखनी चाहिए। तो यहाँ पर डिवीज़न हो जाएगा। आगे देखिए 11th में, ऑल हु स्पीक इन फेवर ऑफ विकेडनेस आर देमसेल्व्स विकेड, कि जो विकेडनेस का मतलब होगा कि जो कंस्पिरेसी करने वाले लोग हैं या चालाकी करने वाले लोग हैं उनका फेवर करते हैं तो वो भी क्या होते हैं, चालाक होते हैं। और लॉयर्स जो हैं वो उनको कंडेम करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डिफेंड करते हैं क्रिमिनल्स को, तो इसलिए लॉयर्स भी क्या हैं, बुरे हैं। तो अब यहाँ पर कंपोजिशन किया गया है इस तरीके से, कंपोजिशन वाली फैलेसी नहीं है, कंपोजिशन इस तरह से किया गया है कि एक पर्सन है और वो किसी को फेवर कर रहा है, और फेवर करने वाला पर्सन वो है, वो बुरा है, और इसीलिए जो बुरे को फेवर करता है वो भी बुरा होता है। तो यहाँ पे फैलेसी ऑफ कंपोजिशन हो जाएगा। आगे देखिए, आई विल हैव नो डॉक्टर्स बिकॉज आई नो ऑल माई फ्रेंड्स हु डाइड लास्ट ईयर हैड डॉक्टर्स। अब यहाँ पर कहने वाला ये कह रहा है कि
मैं कोई डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करूँगा। और रीज़न क्या है इसका कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स जिनकी लास्ट ईयर डेथ हुई है उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट किया था। तो अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन जो डॉक्टर को कंसल्ट कर रहा है वो मर गया हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही डॉक्टर्स ख़राब हो, या ज़रूरी ये भी नहीं है कि जो पहला पर्सन जो मर चुका है उसको भी डॉक्टर ख़राब हो सकता है उसको बीमारी ऐसी हो कि उसको मरना डेफिनेट हो। तो यहाँ पे हैस्टी जनरलाइजेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। कई बार इसी को हैस्टी जनरलाइजेशन को इररेलेवेंट कंक्लूजन भी कहा जाता है। आगे, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स सर्व्स अ फंक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड इटसेल्फ, कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं तो वो अपने बियॉन्ड जाती हैं, यानी कि बियॉन्ड यानी इससे भी आगे। अब ये जो यूनिवर्स है ये भी अपने बियॉन्ड जाएगा। अब कहने का मतलब इससे भी अपने से भी आगे जाएगा। तो अब कुछ कुछ चीज़ें हैं, यानी कि 4 छोटी चीज़ें हैं। एवरीथिंग का मतलब यूनिवर्स में कुछ कंपोजिशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और उनसे मिला के एक ब्रॉडर चीज़ बना दी है, तो इसको बोलेंगे कंपोजिशन। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन यहाँ पर हो जाएगा। फिर है द एंड ऑफ द लाइफ इज़ परफेक्शन, डेथ इज़ द एंड ऑफ द लाइफ, हैंस डेथ इज़ द परफेक्शन ऑफ लाइफ। कि अब यहाँ पर ये बता रहा है कि एंड किसी चीज़ का है या लाइफ का है। लाइफ का एंड होने का मतलब कि जितना टाइम हम जिए वो परफेक्शन के साथ में या हैप्पीनेस के साथ में जिए। अब जो डेथ है वो लाइफ का एंड है, इसीलिए अब डेथ भी क्या है, परफेक्शन है, यानी डेथ भी क्या है, परफेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक परफेक्शन को दूसरे परफेक्शन के साथ में मिसमैच किया जा रहा है, तो यहाँ पर इक्विवोकेशन का एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि एक ही वर्ड है और दो उसके अलग अलग मीनिंग है, लेकिन मीनिंग को क्या किया जा रहा है, मिसमैच यहाँ पर किया जा रहा है। आगे देखिए, आज का लास्ट एग्जाम्पल है, सिंस ऑल मैन आर मॉर्टल द ह्यूमन रेस मस्ट सम डे कम टू एन एंड, कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं या इंसान हैं वो मॉर्टल हैं, यानी कि नश्वर या डेथ होने वाले हैं, कभी न कभी तो मरेंगे ही। तो ह्यूमन रेस भी क्या है, कभी न कभी एंड हो जाएगी, यानी कभी न कभी ख़त्म हो जाएगी। तो अब ऐसा थोड़ी है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सभी मर जाएंगे एक साथ में, यानी ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। एक जनरेशन है उसकी डेथ हो जाती है तो आगे वाली जनरेशन आ जाती है, फिर उसके आगे वाली जनरेशन आ जाती है। तो ये फैलेसी ऑफ कंपोजिशन होगा कि एक ह्यूमन रेस है, फिर उससे कई सारी और ह्यूमन बीइंग्स है उसमें जुड़े हुए, तो ये कंपोजिशन का एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा। तो इन 15 क्वेश्चंस के साथ में हम आज का वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। कई सारे एग्जाम्पल्स हमने स्टडी किए और इनमें से हम उम्मीद करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कोई आ जाए। आप इनको दोबारा से रिपीट करके देखिएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।